So, hello everyone. So, this is the part 2 of Political Science Chapter 1 Challenges of Nation Building. Okay. So, हमने पार्ट 1 के अंदर 3 challenges कवर करे हैं. देन हमने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कवर करा है एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर कवर करा है. ओके. नाउ अब हम इस जो चैप्टर है इसके हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन. ओके. सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशंस के अंदर आपको बेसिकली आप उसको जैसे आपने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पढ़ा उसी का ही क्या रिज़ल्ट रहा हमें यही जानना है. तो इसके अंदर इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के अंदर क्या होता है, जो इंडिया एंड पाकिस्तान है वो दो कंट्री के डिवाइड हुए हैं. तो वर्ल्ड के अंदर दो न्यू कंट्री इमर्ज हुई हैं जो कि हैं इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके. और नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो हमारा क्या बोलते हैं पार्टीशन के बाद जितना भी सामान था वो दोनों ही कंट्रीज़ के इक्वली डिवाइड करा गया था. चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो कोई भी सामान हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है. यहाँ पर 5 to यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 5 to 10 लाख पीपल्स भी इस वायलेंस के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम में जो भी वायलेंस हुआ ये लोग मारे गए. 10 lakh people were killed. ओके. सो 5 to 10 लाख पीपल जो हैं वो वायलेंस के टाइम पे, जितना पार्टीशन के टाइम में जितने वायलेंस हुआ उस टाइम पे ये लोग मारे गए हैं एंड बहुत से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा. इसके अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है, आप ये सभी को पॉइंट्स क्या लिखेंगे और जो नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे फीमेल्स के बारे में. ये वाला पॉइंट आप ज़रूर ऐड करें क्वेश्चन में. तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है. ओके. सो इस पॉइंट के आपको बताना है कि जो वुमेंस हैं, वुमेंस के साथ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ इस टाइम पे, उनके साथ रेप करा गया. और कुछ फैमिलीज़ के हमें ऐसे केस देखने को मिलता है जहाँ पर डिसऑनर के लिए मतलब अपना ऑनर बचाने के लिए जितनी भी वुमेंस थी उनकी फैमिली मेम्बर्स ने ही अपने घर की वुमेंस को मार दिया ताकि वो अपना ऑनर बचा सकते हैं. जो स्टोरी है इसकी उसके पीछे वो मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में बताया, लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताई है, तो आप उसके अंदर पढ़ लें. ओके. सो यहाँ पर हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन ख़त्म करते हैं. तो यहाँ से हमने पार्टीशन की पूरी कहानी पढ़ ली है. अब हमें जानना है कि पार्टीशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, यहाँ से हमारा इंडिया पाकिस्तान का कोई रिलेशन नहीं रहा. अब हमारा जो रिलेशन है वो बेसिकली है अपनी कंट्री से. हमारी कंट्री के हमने 3 चैलेंजेस पढ़ते हैं, उसमें से मेन चैलेंज था शेप ऑफ नेशन. उसी को जब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. ओके. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रिंसली स्टेट क्या होती है, तो आप ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रिंसली स्टेट्स क्या हैं. ओके. और हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स ऑन दैट टाइम. ओके. सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो भी थी इंडिया के अंदर उस टाइम पे, उनका क्या था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट के सामने ये क्या बोलते हैं एक प्रपोज़ल रखा था कि आप चाहें तो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान ऑन दिस साइड और यहाँ पर इंडिया था. ओके. सो प्रिंसली स्टेट के पास चॉइस थी कि या तो फिर वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं. तो इन 3 चॉइस में से उन्हें किसी एक को चूज़ करना था. प्रिंसली स्टेट्स के पास ये वाली चॉइस थी कि आप तीनों में से किसी एक को चूज़ कीजिए, या तो पाकिस्तान के साथ चल जाइए, इंडिया के साथ चल जाइए, या फिर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर लीजिए. जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंडिया के अंदर इतनी सारी थी कि अगर वो सभी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की डिमांड करती हैं तो जो इंडिया है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा. ओके. और अगर वो कुछ जो प्रिंसली स्टेट अगर वो इंडिया के साथ है तो ये गुड है, और अगर पाकिस्तान का है तो भी वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है. सो नाउ क्या होता है, जो प्रिंसली स्टेट्स होती है मैक्सिमम, तो इसका काम जो प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने का काम दिया जाता है इंडिया के साथ, कि हम किसी तरीके से अपने नेशन को शेप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लीडर को चुनते हैं जो कि सबसे की रोल प्ले करते हैं इस टाइम पे. उनका नाम होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं इस टाइम पे की रोल प्ले करते हैं, की रोल इन शेप ऑफ नेशन. ओके. इसके इनका बहुत बड़ा रोल था. ठीक है. इन्होंने ही जितनी भी प्रिंसली स्टेट है उन्हें एग्री करा और उन्हें इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए कहा. ओके. और प्रपोजल्स रेडी करे हैं.
क्या होता है, जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना प्रपोजल लेकर जाते हैं। मैक्सिमम स्टेट्स जो होती हैं वो सारी इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए ईजिली रेडी हो जाती हैं। पर जो त्रावणकोर, सबसे पहले एक जगह होती है साउथ में त्रावणकोर, ओके। त्रावणकोर जो प्लेस है, सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री है। त्रावणकोर डिसाइडेड दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री, ओके। त्रावणकोर यहाँ पर होती है, सबसे पहली कंट्री होती है, जो कि कंट्री नहीं आप कह सकते, आप इसे प्रिंसली स्टेट होती है। सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट डे, इसी के नेक्स्ट डे क्या होता है, हैदराबाद भी जो सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट होती है, हैदराबाद जो कि सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट होती है उस टाइम पे, वो भी नेक्स्ट डिक्लेयर कर देती कि हम भी इंडिया के साथ मर्ज नहीं होंगे, हम भी इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे। इससे क्या होता है, जब ये लोग डिसाइड करते हैं, बहुत सी जो होती हैं वो कहती है कि हाँ हम भी अब इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे। मैक्सिमम तो मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री कर लेते हैं, लेकिन देयर आर 4 ऐसी 4 जो होती हैं प्रिंसली स्टेट हो जाती हैं जो कि मर्ज होने के लिए रेडी नहीं होती, और उन 4 की हम केस स्टडीज़ पूरे चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया हैदराबाद, ओके, हैदराबाद। देन मणिपुर ने डिसएग्री करा हमारे साथ, जूनागढ़, और एट दैट टाइम जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मैं JNK लिख रही हूँ, आई गेस ये आप समझ जाएंगे, ओके। अभी हमें इन चारों प्रिंसली स्टेट्स की केस स्टडी करनी है इस पूरे चैप्टर में, और ये चैप्टर फिर उसी के साथ एंड होगा, ओके। फर्स्ट केस स्टडी हैदराबाद, तो आप बड़ी सी हेडिंग ले लीजिए, हैदराबाद। हैदराबाद का जो किंग होता है उस टाइम पे वो कौन होता है, निज़ाम, ओके। निज़ाम वॉज किंग ऑन दैट टाइम। निज़ाम क्या करता है, निज़ाम जो होता है वो बहुत ही क्रूअल टाइप का होता है, एंड वो अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा होता है, लेकिन उसकी डिमांड होती है कि वो हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएगा। लेकिन जब ये डिसाइड कर जाता है कि उसे इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, तो जो वहाँ की पब्लिक होती है हैदराबाद की, वो निज़ाम के साथ होती है, वो कहती है कि ठीक है आप बना सकते हैं इसे। तो निज़ाम जो होता है वो इंडिया के सामने कहता है कि हम आपके साथ मर्ज नहीं होंगे। इंडिया को भी लगता है कि हाँ ये बात मतलब इतनी बड़ी प्रिंसली स्टेट है, वो हमारे साथ अगर मर्ज नहीं हो रही है, और वो मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर वो नहीं मानती। तो एंड के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि ठीक है हम हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इस टाइम पे ऑन दैट टाइम 1947 में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ओके। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में होता है कि अब आपको हमें 1 साल का वक्त चाहिए, इंडिया की गवर्नमेंट होती है वो बोलती है हमें 1 साल का वक्त चाहिए आपके लिए, आपको इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करने के लिए, हमें पूरा अपना पेपर वर्क करने के लिए, ठीक है। वो एक साल का वक्त मांगते हैं, और इस टाइम पे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि 1 साल, जब तक ये टाइम पीरियड है 1 साल के लिए, आप सिर्फ इंडिया का पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन हम आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं करेंगे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में ये होता है, और निज़ाम इसे साइन कर देता है, ओके। क्या होता है, अभी 1 साल कंप्लीट होने वाला होता है, लेकिन जो निज़ाम होता है वहाँ पर जो वहाँ की पब्लिक होती है, हैदराबाद की पब्लिक होती है, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है, ओके। प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है अपने ही किंग के खिलाफ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट निज़ाम, ओके। देन निज़ाम जो होता है वो जब देखता है कि लोग उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए हैं, तो निज़ाम क्या करता है, अपनी किंगशिप बचाने के लिए वो लोगों के ऊपर अटैक करवा देता है अपनी आर्मी के थ्रू। उसकी आर्मी का नाम होता है रज़ाकर, ओके। रज़ाकर जो उसकी आर्मी है उसके थ्रू वो क्या करता है, रज़ाकर फोर्स जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है इसकी, पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके थ्रू वो क्या कहता है, वो रज़ाकर फोर्स को पीपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, पीपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। जब पीपल्स के ऊपर अटैक होता है रज़ाकर फोर्स से, और उनको लगता है कि मतलब निज़ाम जो है बहुत बुरा है, तो वो क्या करता है, उन्हें हेल्प चाहिए होती है किस तरीके से निज़ाम से आज़ाद होना है उन्हें, तो वो निज़ाम से आज़ाद होने के लिए हेल्प मांगते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट से वो हेल्प मांगते हैं। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट से वो हेल्प मांगते हैं, इंडिया गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल्स के सामने एक एग्रीमेंट रखती है, एक प्रपोजल रखती है कि अगर हम आपकी मदद एक ही उस पर करेंगे कि अगर आप हमारे साथ मर्ज हो जाएं, तो जो पीपल्स होते हैं वो एग्री कर लेते हैं, वो कहता है ठीक है हम आपके साथ मर्ज होने के लिए रेडी है, लेकिन आपको किस तरीके से निज़ाम को यहाँ से हटाना होगा।
ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी आर्मी फोर्स भेजती है, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी फोर्स भेजती है और यहाँ पर कुछ डेज़ की लड़ाई के बाद निज़ाम जो है वो सरेंडर कर देता है और उसकी रज़ाकत फोर्स हार जाती है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जीत जाती है। तो जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट जीतती है तो हैदराबाद जो होता है वो किसका पार्ट बन जाता है, इंडिया का। तो सो फाइनली हैदराबाद जो है वो किसके अंडर आ गया, इंडिया के। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो है वो है मणिपुर। अब हम उसकी केस स्टडी पढ़ेंगे। सो नाउ मणिपुर जो है वो आपने देखा होगा वो कहाँ पर लोकेट है, आप उसकी एक बार लोकेशन भी चेक करें क्योंकि लोकेशन के अंदर मैप के लोकेट करने के लिए आ जाता है कभी कभी। ओके, सो मणिपुर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम पे, एंड वहाँ पर क्या था, वहाँ के जो किंग का नाम था वो था बोधी चंद्र सिंह। ओके, सो यहाँ का राजा जो होता है वो भी डिक्लेयर करता है कि हम भी इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे। वहाँ के जो पीपल्स होते हैं वो भी यही चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा था, वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोगों ने बोधी चंद्रा से कहा कि हमें अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है तो सबसे पहले हमें इलेक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जून में इलेक्शन कर दिए जाते हैं, जून 1940, एक सेकंड में यहाँ पर आपको कंफर्म 48 ही है, हाँ 48। ओके, 1948, जून 1948 के अंदर बोधी चंद्रा जो होता है वो मणिपुर के इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन के अंदर वो जीत जाता है, राजा बन जाता है। ठीक है, तो लोग क्या करता है, लोग सोचते हैं हमने इलेक्शन करवा दिया, अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं। लेकिन मणिपुर जो होता है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपको बुक के कार्टून देखने में जिसके बारे में आपको बाद में कि यहाँ पर क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर भी बोधी चंद्रा के पास जाते हैं इलेक्शन होने के बाद, एंड उससे कहते हैं कि आप इस एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए, हम आपको स्पेशल ऑटोनॉमी देंगे। ऑटोनॉमीज़ के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए बोधी चंद्रा जो होता है वो मणिपुर के जो एग्रीमेंट है उस पर साइन कर देता है। साइन होने के बाद जो इसका जो एग्रीमेंट होता है उस पर जैसे साइन होता है तो मणिपुर जो होता है वो जो ऑफिशियली है वो इंडिया का पार्ट बन चुका है। लेकिन वहाँ के जितने पीपल्स हैं वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर जून 1948 में इलेक्शन हो चुके हैं, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं, लेकिन जो फोर्सफुली उन्हें फिर भी इंडिया के साथ मर्ज होना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है वो होता है आप एक बार उसका नाम लिखिए, एग्रीमेंट का नेम जो होता है, एग्रीमेंट के नेम्स भी याद रखने इसके अंदर, इसका नाम होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो ये जो ये एग्रीमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर लिखा होता है कि जो मणिपुर है वो ऑफिशियली इंडिया का पार्ट है और बोधी चंद्रा इस पर साइन कर देते हैं जो कि वहाँ के किंग होता है। तो इसलिए जो मणिपुर है किसके अंदर आ गया, इंडिया के अंदर फाइनली। इससे रिलेटेड हमारी बुक के अंदर एक कार्टून है जिसको काफ़ी टाइम पेपर्स के अंदर पूछा भी जाता है। सो देयर इज़ एन कार्टून जो कि आपको पढ़ना है और ये कार्टून बहुत बार पूछा भी जाता है, जिसके आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और ये वहाँ के किंग है बोधी चंद्र, एंड ये पीपल हैं। ओके, सो बोधी चंद्र जो होता है वो वहाँ के जितने पीपल हैं उन पर मतलब उनके ऊपर डोमिनेट करके, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होता है वो सिर्फ बोधी चंद्र से ये वाला जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट ले लेते हैं। और यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने अपनी जो पर्सनैलिटी, अपनी डिसेंडेंट से जो बोधी चंद्र है उनको एग्री कर लेते हैं मर्ज होने के लिए, और इसी तरीके से मणिपुर जो है इंडिया में मर्ज हो जाता है। ओके, सो ये जो कार्टून है ये काफ़ी बार 5 मार्क्स का आ जाता है पेपर में। ओके, सो नाउ हमारा जो नेक्स्ट है, अभी हमने इनको एग्री कर लिया है, नाउ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर अभी तक हमने मणिपुर की पढ़ी एंड हैदराबाद की पढ़ी है केस स्टडी। जम्मू कश्मीर के जो है वो हम फर्दर चैप्टर जब हम आगे बढ़ेंगे उसके यहाँ पढ़ेंगे। जूनागढ़ जो है उसकी कोई केस स्टडी नहीं दे रखी, उसके बारे में बस ये लिखा है कि कुछ टाइम बाद वो भी एग्री हो जाता है क्योंकि हम उसे स्पेशल ऑटोनॉमी देते हैं। जितनी भी प्रिंसली स्टेट है वो हमारे साथ मर्ज होने के लिए इसीलिए रेडी होती है क्योंकि हम उन्हें ऑटोनॉमी देते हैं स्पेशल। ऑटोनॉमी मीन्स होता है फ़ायदे, ओके, स्पेशल फ़ायदे, जैसे कि हम आपकी जो कंट्री है, मतलब आप जब हमारे साथ मर्ज हो जाएंगे तो हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, आपको ज़्यादा अच्छी सीट्स मिलेंगी पार्लियामेंट के अंदर, हम आपकी ज़्यादा सुनेंगे, ये वो कुछ ना कुछ उनको ऑटोनॉमी देकर उन्हें मर्ज कर लिया गया। ओके, सो मणिपुर यहाँ पर ख़त्म होता है, हैदराबाद ख़त्म होता है, यहाँ पर केस स्टडी ख़त्म होती है। अब यहाँ पर एक टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ओके, सो इन दिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पर क्या है, अभी जो इंडिया है उसने सबको मर्ज तो कर लिया अपने साथ, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया की कंट्री का मैप है वो कुछ ऐसे बन जाता है।
जैसे कि मैप है, मैप के अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं है, अभी बिल्कुल प्लेन है, सब लोग ऐसे ही, कोई भी कहीं जा सकता है, कोई कंट्री नहीं है यहाँ, कोई गुजरात नहीं, यहाँ कोई जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ कोई पंजाब नहीं, कोई हरियाणा नहीं, कोई साउथ नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, ये पूरी इंडिया है। ओके, यही है इंडिया के अंदर। जब स्टार्टिंग का टाइम था तो यहाँ पर क्या था, इसके बारे में क्या चर्चा की जाती है, जब नागपुर सेशन होता है, नागपुर सेशन। ओके, सो आप मुझे बताएंगे नागपुर सेशन कब होता है। ओके, सो नागपुर सेशन के अंदर क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो कांग्रेस के लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कांग्रेस के अंदर ये बात रखते हैं कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो हम क्या करेंगे, हम आज़ादी जैसे ही होगी तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट करेंगे। हम जो स्टेट्स हैं उन्हें लिंग्विस्टिक बेस पे, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाओं के आधार पर। ओके, किस बेसिस पे करा जाता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम क्या करेंगे, जितनी भी स्टेट्स हैं उन्हें डिवाइड कर देंगे। ओके, सो ये नागपुर सेशन में कहा गया था। लेकिन जब पार्टीशन का टाइम आता है और इंडिपेंडेंट होती है कंट्री, तो पार्टीशन के पेन के अंदर, और इतनी ज़्यादा, मैंने आपको ऐसा बताया था कि कितनी ज़्यादा पिछली पार्ट में बताया कि पॉवर्टी थी यहाँ पर, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, भुखमरी से लोग मर रहे थे, सारी ग्रोथ जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी थी, हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। तो जब इंडिपेंडेंस होती है तो जो जवाहरलाल नेहरू होता है, वो जो ये वाला काम है रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, इसे थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। वो कहता है कि हम इसे थोड़ा टाइम बात करेंगे। ओके, लेकिन जो लोग होते हैं वो इसके लिए अभी मतलब वो चाहते थे कि जल्द से जल्द हो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। तो इसके लिए सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो था विशाल आंध्रा मूवमेंट। ये एक स्टोरी है इसके अंदर, वो भी आप कह देंगे, विशाल आंध्रा मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर क्या होता है, इस मूवमेंट के अंदर ये बात रखी गई थी कि जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, तेलुगु स्पीकिंग जितने भी लोग हैं, तेलुगु स्पीकिंग पीपल वांट टू सेपरेट फ्रॉम मद्रास। ओके, वो लोग चाहते थे कि हमें बस मद्रास प्रोविंस से अलग कर दो, तेलुगु स्पीकिंग लोग ये चाहते थे। ओके, सो उन्होंने इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करा, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम के पास नहीं, तो इन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट करा। और विशाल आंध्रा मूवमेंट जो होता है, इसके अंदर इनके जो मेन लीडर होता है विशाल आंध्रा मूवमेंट के, वो कांग्रेस के एक लीडर होते हैं, कांग्रेस लीडर होते हैं, जिनका नाम होता है पोटी श्री रामलू। ओके, पोटी श्री रामलू। ओके, आप एक स्पेलिंग फिर भी कंफर्म करा, पोटी श्री रामलू। ये जो लीडर होते हैं ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हम जो सरकार है उसके लिए मैं मतलब आंध्र प्रदेश को अलग करें मद्रास से, मतलब आंध्र प्रदेश को एक स्टेट बना दें अलग। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे। 56 डेज़ की स्ट्राइक के बाद फाइनली पोटी श्री रामलू जी की डेथ हो जाती है। जैसे ही इन लीडर की डेथ होती है तो पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है, हर तरफ दंगे फसाद होने लग जाता है, रॉयट्स होने लग जाते हैं। जब रॉयट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मतलब इतनी बुरी कंडीशन होने लग जाती है मतलब आंध्र प्रदेश की साइड पे, तो लोग क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो किससे मतलब फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि आप हमें अलग करो, अब हमें बस मतलब सेपरेट होना है, ठीक है, तो हमें मद्रास से सेपरेट करो। तेलुगु स्पीकिंग लोग ये कहते हैं। तो फाइनली गवर्नमेंट जो होती है वो सरेंडर कर देती है, एंड गवर्नमेंट जो होती है फाइनली क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश जो होती है, आंध्र प्रदेश को फाइनली बना दिया फर्स्ट स्टेट ऑफ बनती है। आंध्र प्रदेश वॉज फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, सो इंडिया की जो पहली स्टेट बनती है वो कौन सी होती है, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का है। तो फिर जब आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब एक स्टेट को, सो जैसे ही आंध्र प्रदेश फॉर्म होता है तो जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले हमें मतलब स्टेट्स को ही रीऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बाकी स्टेट है वो भी डिमांड करने लग जाती हैं कि आपने आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया, हमें भी अब करो सेपरेट, हमारी बाउंड्रीज बनाओ। सो जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ओके, एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ओके, सो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को जो हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जो होती है उसे बनाया जाता है इन 1953 के अंदर। एक एक्ट 1953 में एक्ट पास किया जाता है कि ये कमीशन बनेगा। ये क्या करेगा, ये जितनी बाउंड्रीज है उन्हें लिंग्विस्टिक मतलब भाषाओं के आधार पर बनाएगा। जो मतलब जैसे कि जो लोग पंजाबी बोलते हैं उनको एक साइड पे करके उनके वहाँ की बाउंड्री खींच दी, जो लोग गुजराती बोलते हैं उनको एक साइड पे करके गुजरात की बाउंड्री खींच दी, ऐसे करके उन्होंने बनाना है स्टेट्स को। ओके, सो इन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है बाउंड्रीज बनाने की। जो ये होते हैं जब ये
एक्ट जो है ये यहाँ पर मतलब अभी पास हुआ है, और पास होने इसका इम्प्लीमेंट कब होता है, ये इम्प्लीमेंट होता है 1956 में ये इम्प्लीमेंट होता है। ओके, यहाँ पर अभी सब पास हुआ है एक्ट। ओके, सो ये एक्ट अभी पास हुआ है 1953 में, 56 के अंदर इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जैसे इम्प्लीमेंट होता है तो सबसे पहले जो बाउंड्रीज मतलब लैंग्वेजेस के बेस पे जो भी डिवाइड करा, उसके बाद क्या होता है, लैंग्वेजेस के बेस पे डिवाइड करने के बाद 14 स्टेट्स बनाई जाती हैं। और कितनी यूनियन टेरिटरीज होती है हमारी, 6 यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो यहाँ पर जो 6 यूनियन टेरिटरीज होती हैं और क्या बनती है 40 स्टेट्स। तो इसका हमारे पास एक मैप भी दे रखा है बुक के अंदर, जो कि ये वाला है। ओके, ये मैप जो है इसके अंदर ना आफ्टर इंडिपेंडेंस 61 के अंदर सब ये जो कुछ स्टेट्स जो बनती हैं ये वही दिखाई हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या है, अब हमने जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का विषय बना लिया। अब जैसे जैसे टाइम मतलब बीतता जाता है वैसे वैसे मतलब जो स्टेट्स हैं वो डिमांड करना शुरू कर देती हैं अलग अलग। जैसे कि इन्होंने क्या करा था, पहले तेलुगु और तमिल वालों को एक साथ रखा था, फिर उन्होंने कहा नहीं हमें अलग करो। ठीक है, पंजाब हरियाणा हिमाचल पहले एक था, तो सबने तो हरियाणा वालों ने कहा कि हमारी लैंग्वेज अलग है हमें भी अलग करो। फिर पंजाब वालों ने कहा हमारी लैंग्वेज अलग है हमें भी अलग करो। तो हिमाचल वालों ने कहा हमारी भी अलग है हमें भी अलग करो। तो ऐसे करके अलग होता है। तो यहाँ पर जो सबसे एक ट्रिकी चीज़ है जो कि बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो होता है कि कौन सी स्टेट कब बनी। ठीक है, इसको मैं आपको सीरियल वाइज लिखवा रही हूँ क्योंकि बुक्स के अंदर मिक्सअप करके लिखा हुआ है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो बच्चे पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता उन्हें। ओके, मैंने सीधा सीधा लिख रही हूँ, आपको बस याद रखना है कि कैसे कैसे हुई। ठीक है, स्टेट देखो कैसे बनी। सबसे पहली बनी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तो याद रहता है ये जनरली बच्चों को। ये बनी 1952 में। ठीक है, ये जो ये आंदोलन हुआ था ये 1952 में हुआ था, उसके बाद ये स्टेट बनती है। सेकंड जो बनाई जाती है जो फोर्सफुली बनती है वो होती है महाराष्ट्र, अलग होती है महाराष्ट्र को अलग करा जाता है किससे, एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात ये दोनों पहले एक थी, फिर उन्हें अलग करा जाता है इन 1960 के टाइम पे। फिर नागालैंड डिसाइड करता है 1963 में, उसे डिसाइड करा जाता है। तो फोर्थ होती है पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल। ओके, पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। मैं हिमाचल लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 1966 में इसे डिसाइड किया जाता है। देन अलग होते हैं हमारे फिफ्थ मेघालय जो होता है ये पहले असम का हिस्सा था, फिर इसे असम से निकाल दिया जाता है, मतलब डिवाइड किया कर्व्ड। फ्रॉम असम। ओके, असम से इसे अलग करा गया इन 1972। देन जो होती हैं वो बनती है मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ओके, सो 1972 ये भी। ओके, देन अभी जो रिसेंटली हुआ है 2000 के अंदर वो कौन कौन सी अलग हुई हैं, ये रिसेंटली वाला है झारखंड। ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ और एंड उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो होता है वो पहले जो होता है वो किसका पार्ट होता है, उत्तर प्रदेश का पार्ट होता है। लेकिन उससे बाद में जो उत्तर प्रदेश है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड उसके ऊपर मतलब वहाँ की जो सरकार होती है इतनी बड़ी स्टेट को हैंडल नहीं कर पाती, तो इसलिए उससे एक टुकड़ा तोड़ के अलग कर दिया जिसका नाम है उत्तराखंड। ओके, अभी जो करंटली हुई है जो मतलब रिसेंटली सबसे अभी लेटेस्ट जो अलग हुई है वो है तेलंगाना। ओके, और तेलंगाना कब अलग हुई है ये बात आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, सो ये होमवर्क है, इसको होमवर्क के अंदर आपको चेक करके देखना है कि तेलंगाना कब अलग हुई है इंडिया से, मतलब इंडिया से अलग नहीं हुई, मतलब आंध्र प्रदेश से कब सेपरेट हुई है, कौन से ईयर में। ओके, सो अभी भी जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दी, यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर खत्म हुआ है अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, अभी सारी स्टेट डिवाइड नहीं हुई, जैसे कि अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जो कि डिवाइड कहते हैं कि हमें अभी अलग करो। जस्ट लाइक हरियाणा का आपको पता होगा, हरियाणा एंड पंजाब की एक ही कैपिटल है। ओके, सो दिस इज़ चंडीगढ़। हरियाणा एंड पंजाब दोनों ही ये मतलब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम दोनों की कैपिटल को अलग कर दिया जाए, मतलब
अभी भी बहुत सी ऐसी स्टेट्स या ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट से अपील कर रही हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए देन जो मेरी जो इंस्टा आईडी होगी इस चैनल की, वो आपको इंस्टा मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए, आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी। एंड आपको ये जो चैप्टर है इसे बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल हार्ड नहीं लेना है आपको, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से कहानियों की तरह पढ़ोगे तो बहुत आसान से याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा डेट पीरियड याद करने की दिक्कत है, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू सो मच।